दोस्तों, आज हम बात करेंगे केशव बाल गंगाधर तिलक के बारे में, जिनको लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में जो उग्रवादी विचारधारा के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक बाल गंगाधर तिलक, जो हमारे सभी के प्रेरणा स्रोत हैं, इनके बारे में आज हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इनकी जीवनी हमारे लिए उपयोगी साबित होती है और हमारे वर्तमान जीवन में कितनी प्रासंगिकता है। इन सभी पहलुओं पर डिटेल बातें करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सच्चाई और न्याय के प्रति विश्वास और श्रद्धा इतने ऊंचे स्तर की होनी चाहिए कि भक्त और निष्ठावान व्यक्ति के मस्तिष्क में कार्य पूरा करने की भावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं आना चाहिए। अन्य चीजों के बावजूद कर्तव्य निभाना ही एकमात्र ऐसा विचार है जिसे संपूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसे ही नैतिक साहस, सच्चाई और चरित्र कहा जाता है। यह सद्गुण ज्ञान और विद्वता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जन्म या सामाजिक स्थिति इसको पाने की कोई शर्त नहीं है, न ही उच्च बौद्धिक शक्तियां इसे पा सकती हैं। ये लोकमान्य तिलक के कुछ कथन थे जिससे उनकी पूरे जीवनी की एक झलक मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पूरी कहानी। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। RIMS हॉर्डिंग मांडले जाने के लिए बंबई के समुद्र तट पर रवाना हुए। तिलक डेक पर खड़े अपने देशवासियों से हाथ हिलाकर विदा ले रहे थे। उन्हें 6 साल की सजा हुई थी। तिलक महाराज की जय और लोकमान्य दीर्घ आयु हों के नारे हवा में गूंज रहे थे। जिन शासकों ने तिलक को बर्मा के मांडले में निर्वासन की सजा सुनाई थी, उनके इस अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध लोगों ने काले झंडे लगाकर विरोध किया। ऊपर आकाश में भयंकर गर्जना हुई। नीचे एक अपार जन समूह ने अपने नेता को अश्रुपूर्ण विदाई दी। तिलक देर तक अपनी मातृभूमि की ओर देखते रहे और धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी जो भूमि, उसको निहारते रहे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 में महाराष्ट्र के एक जो तटीय नगर है रत्नागिरी में हुआ था। उनका पालन एक रूढ़िवादी परिवार में हुआ, जहां परंपरा व कर्म कांडों पर बल दिया जाता था। उनके पिता गंगाधर पंत एक स्कूल मास्टर थे, जो बाद में प्राइमरी स्कूलों के इंस्पेक्टर बन गए। वह कट्टर अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने अपने पुत्र को अध्ययन के लिए अनुप्रेरित किया, चाहे वह संस्कृत हो या गणित। जब तक बाल गंगाधर तिलक उन्हें पूर्ण दक्षता प्राप्त नहीं कर लेते थे, उन्हें कभी संतोष नहीं होता था। एक बार जब वह काफी छोटे थे, उन्होंने एक संस्कृत नाटक कादंबरी पढ़ने की इच्छा व्यक्त की, जो वयस्कों के अध्ययन के लिए थे। उनके पिता ने मना नहीं किया, लेकिन इसके बजाय गणित की एक पहेली हल करने को दे दी। बहुत कठिन सवाल था, जो बाल से बड़े बच्चों के लिए था। चुनौतियों को पसंद करने वाले बाल ने इस समस्या को आसानी से हल कर दिया। उन्होंने बहुत उत्साह और रुचि से संस्कृत इतिहास और ज्योतिष का अध्ययन किया। 16 वर्ष की आयु में पड़ोसी गांव की तापी से उनका विवाह हुआ। इसके कुछ महीने पश्चात उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब वो 10 वर्ष के थे, तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। ऐसी परिस्थितियों में भी उनके अधिक अध्ययन करने के संकल्प में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। मैट्रिक करने के बाद उन्होंने पुणे के प्रतिष्ठित डेक्कन कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज की शिक्षा ने उन्हें प्रभावित नहीं किया। प्रारंभ में उन्होंने शारीरिक कसरत में काफी समय लगाया, जिससे वह हृष्ट पुष्ट और बलिष्ठ युवक बन गए। तिलक को वाद विवाद पसंद था,
इससे उन्हें बोलने की क्षमता को विकसित करने में सहायता मिली, जो उनके बाद के जीवन में बहुत काम आई। देश के राजनीतिक पराधीनता उन्हें परेशान करती थी। वो अपने दोस्तों से जोरदार ढंग से वाद विवाद करते थे। उनके घनिष्ठ मित्र थे जी आगरकर। तिलक ने स्थानीय छात्र के रूप में कॉलेज में 5 वर्ष बिताए। उनके अन्य साथी छात्रों में से कई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति बने। गणित में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर उन्होंने 1877 में बीए की डिग्री ली। 2 वर्ष बाद उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की और अपने मित्र आगरकर के साथ वकालत शुरू कर दी। लोगों में उचित शिक्षा का अभाव होने की बात से तिलक बहुत दुखी होते थे। जैसे जैसे वह जनता के करीब आए, उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि केवल शिक्षा ही उनमें अत्याचारी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध चेतना जागृत कर सकती है। सन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से देश पीड़ित था। देश को उसकी संपदा से खाली किया जा रहा था, गरीबों का शोषण हो रहा था और भारी कर लगाए जा रहे थे। सरकार की अन्यायपूर्ण गतिविधियों के बारे में लोगों को समझाना आवश्यक हो गया ताकि वे अपने अधिकारों की मांग करें और उनके लिए लड़ सकें। वह शिक्षा को स्वतंत्रता व विकास की मूल शर्त मानते थे। सन 1980 में तिलक ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। सन 1985 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य कदम था। तिलक के शिक्षा अभियान में महादेव गोविंद रानाडे, केटी तेलंग, जेम्स फर्गुसन, आगरकर, वकीलकर जैसे कई कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों ने सहयोग दिया। सरकारी नौकरी करने का विचार तिलक को पसंद नहीं आया। उन्होंने बहुत ही कम वेतन पर शिक्षक बनना पसंद किया। न्यू इंग्लिश स्कूल में तिलक गणित, संस्कृत और इतिहास पढ़ाते थे। शिक्षक के रूप में छात्र उन्हें बहुत अधिक पसंद करते थे। उनकी शिक्षा कक्षा तक ही सीमित नहीं थी। वह अपने छात्रों के साथ विचार विमर्श करते और उदाहरणों के साथ उन्हें बातें समझाते। अगला पड़ाव देखते हैं दोस्तों, समाचार पत्रों के माध्यम से कैसे उन्होंने जन जागरूकता फैलाई। जन समुदाय को शिक्षित व ज्ञानवर्धक बनाने के लिए तिलक बेचैन हो रहे थे। वह चाहते थे कि उनके विचार आम लोगों तक पहुंचे। इस कार्य के लिए उन्होंने 1881 में मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नामक 2 समाचार पत्र निकाले। केसरी के परिचय पत्र में लिखा था, हम प्रत्येक विषय पर पक्षपात रहित ढंग से जिसे हम सत्य मानते हैं उस रूप में विचार विमर्श करने को तैयार है। निसंदेह ब्रिटिश शासन में चापलूसी करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और समस्त ईमानदार व्यक्ति यह मानते हैं कि यह प्रवृत्ति अवांछनीय और लोगों के हित के लिए हानिकारक है। प्रस्तावित समाचार पत्र में छपे लेख इस पत्र के नाम के केसरी का अर्थ है शेर, उसके अनुरूप ही थे। जब मकान मालिक ने अपने परिसर में प्रिंटिंग प्रेस लगाने से मना कर दिया, तब तिलक, आगरकर और अन्य लोग न्यू इंग्लिश स्कूल के भवन में मशीन ले आए। रातों रात उन्होंने उसे लगा दिया और सुबह तक केसरी का प्रथम अंक निकल गया। उन्होंने घर घर जाकर स्वयं इसकी प्रतियां बांटी। अपने पत्रों द्वारा तिलक ने लोगों को ब्रिटिश सरकार की नीतियों, अपने राष्ट्रीयता के विचार और स्वराज्य को प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में बताया। उनके सशक्त लेखों ने पत्रों को बहुत अधिक लोकप्रिय बना दिया और स्वतंत्रता की आवश्यकता के प्रति जन समुदाय की आंखें खोल दी। उनके राष्ट्र के लक्ष्य और आदर्शों के बारे में उनके विचार और लेखन ने सबका ध्यान आकर्षित किया और बाल गंगाधर तिलक सबकी इज्जत के पात्र हो गए और लोकमान्य बन गए। सामाजिक परिवर्तन में उन्होंने ढेर सारे कार्य किए। समाज को बाल विवाह जैसी कुरीतियों से छुटकारा दिलाना तिलक का स्वप्न था। समाज के पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने महिलाओं में शिक्षा और विधवा विवाह को अनिवार्य उसका समर्थन किया। राजनीतिक चेतना के लिए सामाजिक परिवर्तन मुख्य कुंजी थी। लोगों को शिक्षित कर उनकी विचारधारा को बदलना सबसे ज्यादा आवश्यक था, जिनमें समाज व महिलाओं के कुछ वर्गों के विरुद्ध भेदभाव की पुरातन मान्यताओं के कारण जंग लग गया था। राष्ट्र के उद्देश्यों के लिए जनमत को जगाना और उसे गतिशील बनाना आवश्यक था। अगर लोग इन विचारों को नहीं समझेंगे तो स्वराज्य एक धारणा ही बनी रहेगी। स्वदेशी की भावना को बढ़ाने व सामाजिक सुधार में तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त पुणे सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना 1870 में हुई थी, और अन्य संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाई। तिलक जन समुदाय में चेतना जगा। तिलक
जन समुदाय में चेतना जगाने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उनकी इच्छा ऐसी थी कि कोई भी दबाव उनको निश्चय से हिला नहीं सकता था। उनके जन समुदाय को जागृत करने और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल करने का कार्यक्रम ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आया। अपने खाली समय में उन्होंने अपनी पुस्तक ओरियन लिखी। इसमें उन्होंने ऋग्वेद में वर्णित तारामंडल का अध्ययन करने के बाद आर्य सभ्यता की प्राचीनता को स्थापित किया था। ओरियन काल आपको पता है कि 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक है। हिंदू सभ्यता व परंपरा से पूरी तरीके से जुड़े तिलक हमारी संस्कृति के सशक्त आधार पर नए समाज को आकार देने में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा था, जब पश्चिमी सभ्यताओं से हमारा परिचय कराया गया था तब हमारे कई लोग उसके वैज्ञानिक ज्ञान व तरीकों से इतने चकित हो गए थे कि उन्होंने हमारे प्राचीनतम अध्ययन को बेकार समझा और पश्चिमी विज्ञान की ओर दौड़े। उन्होंने हमारे धर्म के वास्तविक स्वरूप का अध्ययन करने या वह मनुष्य और ईश्वर के संबंध के बारे में क्या बताता है, इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। उन्होंने यह जानने का प्रयत्न नहीं किया कि इन विषयों पर हमारे पास कौन सी पुस्तकें हैं और उसमें क्या लिखा गया है। दैनिक जीवन में इन विचारों और हमारे आचरण के बीच संबंधों को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने लिखा है, एक सच्चा राष्ट्रवादी प्राचीन आधारशिलाओं पर निर्माण करने की इच्छा रखता है। सृजनात्मक कार्य के रूप में पुराने दिनों के प्रति पूर्ण अवहेलना पर आधारित सुधार उन्हें पसंद नहीं थे। राष्ट्र में मनोभाव पर बल देने और उन्हें सुरक्षित रखने की इच्छा से हम राष्ट्रवादी अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए आवश्यक प्रगति व सुधारों को हानि पहुंचाए बिना पुरानी व्यवस्था में जो कुछ भी अच्छा था उसे पूरा श्रेय देना चाहते हैं। त्योहारों को लेकर के उनका लगाव अलग ही था। लोगों को जागृत करने के प्रयास में प्रचलित त्योहारों ने तिलक का ध्यान आकर्षित किया। जैसे बंगाल में श्री दुर्गा पूजा और उत्तर में रामलीला मनाई जाती थी, वैसे ही महाराष्ट्र में बहुत उत्साह के साथ गणेश चतुर्थी मनाई जाती थी। लोग समृद्धि और बुद्धि के लिए शिव के पुत्र भगवान गणेश का आशीर्वाद पाने के लिए आह्वान करते हैं। वह बाधाएं हटाने वाले हैं। इस अवसर पर तमाशा, धार्मिक गीत और समूह नृत्यों के रूप में नाटक मंचित किए जाते हैं। तिलक को लगा कि जन समूह में चेतना जागृत करने के लिए धार्मिक विचार व निष्ठा का प्रदर्शन बहुत ही आवश्यक है। प्रारंभ में तिलक ने लोगों को त्योहार में भाग लेने को प्रोत्साहित किया। गणेश पूजा विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए एक मिलने के स्थल का काम करती है। बाद में गणेश पूजा के त्योहार को नया रूप देने के लिए गानों में राष्ट्रीयता की भावना भरी जाने लगी और तमाशा, जो कि एक नाटक हुआ करता था, में ब्रिटिश शासन के स्वतंत्र होने की आवश्यकता को दर्शाया जाने लगा। अपने राष्ट्रवादी अनुरोध द्वारा गणेश जी की पूजा पारिवारिक दायरे से निकलकर आम जनता तक फैल गई, जिसके कारण राष्ट्रीयता की एक गहरी भावना जागृत हुई। प्रेरणा स्रोत जो है बाल गंगाधर तिलक के कौन कौन रहे हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। वो किसको अपना आइडियल मानते थे। अपने वीर शिवाजी की जन्मतिथि मनाने के लिए तिलक ने एक त्योहार मनाना शुरू किया था। उन्होंने मराठा में लिखा था, वीर की पूजा करना मानव स्वभाव के गहरे तक बैठा हुआ है और हमारी राजनीतिक आकांक्षा को उस समस्त शक्ति की जरूरत है जिसे भारतीय वीर की पूजा हमारे मस्तिष्क को प्रेरित कर सकती है। इस उद्देश्य के लिए शिवाजी से बेहतर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। अकबर या भारतीय इतिहास के किसी व्यक्तित्व के सम्मान में शुरू किए किसी भी त्योहार के विरुद्ध हम नहीं हैं। संपूर्ण देश के लिए ऐसे त्योहारों का अपना महत्व है और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि ऐसे त्योहारों की उपेक्षा या उसकी गलत ढंग से व्याख्या न की जाए। प्रत्येक वीर, चाहे वह भारतीय हो या यूरोपियन, समय के अनुसार कार्य करता है। अगर इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए तो शिवाजी के जीवन में ऐसा कुछ नहीं पाएंगे जिसे हम असाधारण मान सके। जिसने शिवाजी को राष्ट्रीय वीर बनाया वह उनके कार्य नहीं थे, वरन एक चेतना थी जो उन्हें जीवन पर्यंत प्रेरणा देती रही। 15 अप्रैल 1896 को मनाया गया पहला समारोह बहुत सफल प्रमाणित हुआ। अपने भाषणों में तिलक ने शिवाजी की एक स्वतंत्र विचारक, एक राष्ट्रीय वीर कहकर प्रशंसा की और जन समुदाय को झिझोड़ने के लिए उनके साहस की कहानियां सुनाई। उन्होंने शिवाजी के साहसिक कार्यों को राजनीतिक स्थिति के साथ वर्णित किया। त्योहार लोगों के
लोगों को करीब लाए। इस तरह त्योहारों द्वारा तिलक इच्छित प्रभाव पैदा करने में सफल रहे। इसी बीच आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में अकाल पड़ते हैं। अकाल के समय जो है बहुत सारी गतिविधियां हुई। आइए उन पर नजर डालते हैं। सन 1896 में जब महाराष्ट्र में भीषण अकाल पड़ा तो लोगों पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। अधिकारियों ने भूखमरी और पीड़ा को देखकर भी आंखें बंद कर ली। राहत पहुंचाने के बजाय जबरदस्ती कर लगा दिए गए। तिलक ने लोगों की सेवा करने का बीड़ा उठाया। केसरी और मराठा ने अपने स्तंभों में अकाल, लूट और लोगों पर किए जा रहे अन्याय के बारे में रिपोर्ट लिखी। साथ ही अकाल राहत कोड के बारे में भी सूचना दी। मराठी में अनुदित कोड की हजारों प्रतियां प्रभावित क्षेत्रों में मुफ्त बांटी गई। तिलक का यह कार्य ऐसा अनोखा प्रयास था जैसा कि भारत में पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने किसानों को सक्षित करने और उन विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए पूरा जोर लगाया। सरकारी अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए वे दृढ़तापूर्वक अड़े रहे। संपूर्ण अभियान वैधानिक रूप से सही ढंग से चलाया गया, पर फिर भी इसमें अधिकारियों को क्रोधित कर दिया। तिलक ने सरकार को बाध्य किया कि वह समृद्धि संघर्ष में वर्णित अकाल पीड़ितों की राहत के लिए सामग्री का प्रबंध करे। लोगों ने राहत पाने के लिए साहस जुटाया। हजारों किसानों की भीड़ में तिलक ने गरज कर कहा, जब महारानी की यह इच्छा होती है कि कोई न मरे, जब राज्यपाल यह घोषणा करता है कि सभी जीवित रहें, और जब राज्य सचिव अगर आवश्यक हो तो ऋण लेने के लिए तैयार रहता है, तो क्या तुम अपने आप को कायरता और भूखमरी से मार डालोगे? अगर तुम्हारे पास सरकार का ऋण चुकाने के लिए पैसे हैं तो किसी भी तरह उन्हें चुकाओ, परंतु अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो क्या तुम सहायक कर्मचारी अफसरों के कल्पित रोष से बचने के लिए अपनी चीजें बेच दोगे? स्थिति और भी भीषण हो गई, क्योंकि आने वाले वर्ष में प्लेग जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गया। बड़ी संख्या में लोग मारे गए। जो जीवित बचे वे इससे बचने के लिए अपने घर छोड़कर भागने लगे। तिलक ने राहत कार्य संभाला। बीमारों की देखभाल करने के लिए उन्होंने कैंप लगाए। लोगों की परेशानियां सुनने के लिए सरकार ने रैंड नामक एक अफसर को प्लेग कमिश्नर नियुक्त किया। स्थिति ठीक करने की बजाय रैंड के सैनिकों ने कष्ट बढ़ा दिए। घर तोड़कर वे उनमें घुस गए और संपत्ति का विनाश किया। निरीक्षण के बहाने औरतों को तंग किया। कैंप में जहां तिलक बीमारों की सेवा कर रहे थे, वहां पर उनके काम में बाधा डाली। क्रोधित तिलक ने जोशीले भाषण दिए और रैंड के नृशंसा के विरुद्ध सशक्त लेख लिखे। चारों तरफ फैले विषाद और गरीबी के बावजूद 22 जून सन 1897 को महारानी की हीरक जयंती मनाने के लिए रैंड ने एक भोज का आयोजन किया। इससे लोगों में क्रोध भड़क उठा। युवा चापेकर भाई, चापेकर बंधुओं का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, बदला लेने के लिए उतावले हो उठे और उन्होंने योजना बनाई और रैंड और उसके लेफ्टिनेंट आर्म्स की हत्या कर दी, गोली मार दी। उसके बाद उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलता है। इसके तुरंत बाद 27 जुलाई को राजद्रोह के जुर्म में तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया। यह अभियोग शिवाजी पर लिखी तिलक की कविता व लेख पर आधारित था। तिलक के जोशीले भाषणों को सरकार ने रैंड की हत्या का मूल कारण माना। वे मानते थे कि युवा चापेकर तिलक के शब्दों से भड़के। उन्हें 18 महीने की सख्त सजा सुनाई गई। दिसंबर सन 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने घोषणा की कि राष्ट्र दुख में डूबा हुआ है। मेरे दिल में मिस्टर तिलक के लिए पूर्ण सहानुभूति है और मेरी भावनाएं संपूर्ण रूप से जेल खाने में भी उनके साथ है। भारतीय प्रेस के बारे में बोलते हुए मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि हम मानते हैं कि मिस्टर तिलक पर जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं और पूर्णतया निर्दोष हैं। वह पूर्णतया निर्दोष हैं। दादा भाई नौरोजी उस समय इंग्लैंड में थे। उन्होंने कहा, प्रेस पर प्रतिबंध लगाना आत्मघातक है। मिस्टर तिलक पर मुकदमा चलाने से बड़ी कोई गलती नहीं हो सकती। यह उन सिद्धांतों से दूर हटने का किया गया नया उपक्रम था जिस पर ब्रिटिश सरकार कार्य कर रही थी। जेल में तिलक को सूत रंगने का यंत्रणापूर्ण कार्य करने को दिया गया। पुस्तकें उनकी अच्छी साथी थी। मैक्स मूलर से उन्हें ऋग्वेद की प्रति प्राप्त हुई। वेद और आर्य सभ्यता की प्राचीनता उनका मनपसंद विषय था। इस विषय पर गहन अध्ययन में उनकी पुस्तक द आर्कटिक होम इन द वेदास की नींव डाली।
यह पुस्तक ओरियन की उत्तर कथा थी। ऋग्वेद के विभिन्न संदर्भों का विश्लेषण करने के बाद तिलक ने यह निष्कर्ष निकाला कि आर्यों का प्राचीन घर आर्कटिक प्रदेश में था। सर्दी और बर्फ के कारण आर्यों का दक्षिण की ओर जाने के बारे में इस पुस्तक में विस्तृत रूप से बताया गया है। 6 सितंबर सन 1898 को तिलक स्वतंत्र हो गए। उन्हें समय से पूर्व रिहा कर दिया गया था। वह पहले जैसे नहीं रहे, बिल्कुल ढल गए थे। एक ढांचा, आंखें अंदर धंस गई थी, गाल पीले और पिचक गए थे और चाल में अस्थिरता थी। उनकी रिहाई का लोगों ने उत्साह से स्वागत किया। पुणे में उत्तेजना छा गई। उनका स्वागत करने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। भारत और विदेशों से आए बधाई के तार और पत्रों की भरमार होने लगी। आरसी दत्त जो इंग्लैंड में थे, उन्होंने लिखा था, जो तकलीफें आपने सही हैं उनकी याद करके मेरे मन में जो भावना उठती है उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। दुख में भी जो हिम्मत और शक्ति आपने दिखाई है वह तारीफ के काबिल है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके उदाहरण का स्थायी प्रभाव पड़ेगा। आपके प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे, वे अवश्य ही लाभदायक सिद्ध होंगे। आपने जो कष्ट झेले हैं वे राष्ट्र को अवश्य विजय की ओर ले जाएंगे। 19वें दशक में कांग्रेस के अधिवेशन में तिलक एक असाधारण नेता के रूप में सामने आए। सन 1905 में बनारस अधिवेशन में भाग लेते हुए गांधी जी ने कहा, फिरोज शाह मेहता मुझे हिमालय जैसे लगते हैं और लोकमान्य तिलक सागर समान, किंतु गोखले गंगा जैसे थे। तो फिर उसके बाद राष्ट्रीयता का उदय होता है। राष्ट्रीयता के उदय में उनका कितना बड़ा योगदान था इससे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। सन 1905 में हुए बंगाल विभाजन में देश में अस्त व्यस्तता उत्पन्न कर दी। विभाजन ने लोगों को एक कर दिया। ब्रिटिश सरकार के निर्णय का विरोध करने के लिए जब वे लोग काले झंडों के और वंदे मातरम के नारे लगाने लगे तो राष्ट्रीयता की भावना और गहन हो गई। विभाजन ब्रिटिश सरकार की नीति थी। विभाजित करो और शासन करो का यह एक उदाहरण था, क्योंकि विभाजन बंगाल के विभिन्न भागों में रहने वाले हिंदू मुस्लिम की अधिकतम संख्या पर आधारित था। यह योजना खतरे से भरी हुई। बंगाल में विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, पंजाब में लाला लाजपत राय और महाराष्ट्र में तिलक ने अपनी आवाज उठाई। उन्होंने लोगों को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए कहा। जन समुदाय को यह विचार पसंद आया। अपने आंदोलन में उन्होंने विभाजन की सक्रियता से विरोध किया। कांग्रेस में फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोखले जैसे नरम दल के लोग वैधानिक आंदोलन के सिद्धांत पर अड़े हुए थे। वे संवैधानिक तरीकों से विरोध करने में विश्वास रखते थे। वे बहिष्कार को अवैध और उग्रवादी समझते थे। तिलक का मार्ग उग्रवादी था, इसीलिए लाल बाल पाल को उग्रवादी विचारक बोला जाता है। वह मानते थे कि सरकार को हिलाने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए, राजनैतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। नरम दल ये सोचते हैं कि वे इसे अनुनय द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें लगता है कि उन्हें सिर्फ सशक्त दबाव द्वारा ही पाया जा सकता है। यद्यपि नरम दल के लोग तिलक के उग्रवादी विचारों से सहमत नहीं थे, किंतु गोखले ने यह स्वीकार किया कि राष्ट्रीय प्रगति के इतिहास में जन समुदाय की भावनाओं को जगाना एक युगांतकारी घटना होगी। तिलक ने कांग्रेस के नरम दलीय दृष्टिकोण का खंडन किया और बहिष्कार करने पर बल दिया। स्वतंत्रता के संघर्ष पर जोर देने के लिए तिलक ने सन 1906 में राष्ट्रवादी पार्टी नाम से एक नई पार्टी बनाई। उसका मुख्य लक्ष्य था देश को विदेशी शासन से मुक्त करना, जन समुदाय को आंदोलन में शामिल करना। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जैसे राष्ट्रवादियों के साथ तिलक वंदे मातरम आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किए। भारतीय उद्योग को विकसित करने में सहायता के रूप में पैसा कोष संगठित किया। विदेशी वस्तुओं के विरुद्ध पिकेटिंग की और बहिष्कार का प्रदर्शन करने के लिए विदेशी कपड़ों की गोली जलाई। विदेशी कपड़े भारत के शोषण का प्रतीक बन गए। ब्रिटिश सरकार भारत से कच्चा माल निर्यात कर वापस देश के में वस्तुएं बनाकर अधिक कीमत पर बेचती थी। तिलक ने ब्रिटिश सरकार के प्रति सक्रिय विरोध का विचार प्रस्तुत किया। उनके विचार को सबने स्वीकार भी किया। उनका एक बहुत ही फेमस नारा है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सन 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में तिलक ने गर्जना की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। भारतीय राजनीति में उठते हुए तूफान से ब्रिटिश सरकार आशंकित हो गई थी और दमनकारी तरीकों से उसे दबाने का प्रयत्न करने लगी।
जिस किसी पर भी षड्यंत्र करने का संदेह होता उसे कड़ा दंड दिया जाता है। संशोधित समाचार पत्र एक्ट के अंतर्गत अधिकारियों को किसी भी पत्र को जब्त करने और राजद्रोह के किसी भी कार्य के लिए दंड देने का अधिकार दिया गया। तिलक को इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ा। निर्भीकता से उन्होंने बहिष्कार को बढ़ाने और स्वतंत्रता की मांग करने के लिए लेख लिखे। 24 जून 1908 को केसरी में प्रकाशित देश का दुर्भाग्य और ये सुधार ज्यादा दिन नहीं चलेंगे नामक लेख लिखने के कारण तिलक पर यह आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया कि इनके द्वारा हिंसा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। मुकदमा शुरू होने पर तिलक ने अपना मुकदमा स्वयं लड़ने का निश्चय लिया। चूंकि वह एक बैरिस्टर थे, क्योंकि अनेक भारतीय वकील राजद्रोह का मुकदमा लड़ने से हिचक रहे थे। वास्तव में राजद्रोह का अभियोग सिर्फ तिलक को गिरफ्तार करने का बहाना था। ब्रिटिश सरकार जन समुदाय के नेता को चुप कराना चाहती थी। तिलक कटघरे में करोड़ों पीड़ित भारतीयों के प्रवक्ता लोगों के स्वतंत्र होने की इच्छा से प्रतीक के रूप में खड़े हुए। वह ऐतिहासिक मुकदमा था। एक एक करके तिलक ने राजद्रोह एक्ट और सरकार के दमनकारी तरीकों की निंदा की। उनका भाषण 21 घंटे से भी ज्यादा चला। अंत तक तिलक ने अपने को निर्दोष कहा और अपना अपराध मानने से इनकार किया। यह तिलक की आश्चर्यजनक कानूनी क्षमता का प्रदर्शन था और उनका बचाव का स्पष्टीकरण स्वतंत्रता का विधान बन गया। वैसे उन्हें अपनी सजा का पूर्वाभास हो गया था। 22 जुलाई को सजा सुनाने से पहले जज ने आखिरी बयान देने को कहा। अपने सुदृढ़ गंभीर स्वर में लोकमान्य ने कहा, जूरी के निर्णय के बावजूद मैं यही कहूंगा कि मैं निर्दोष हूं। हमारे ऊपर कुछ और बड़ी शक्तियां हैं जिनके इशारे पर मनुष्य और उसका संसार चलता है। शायद विधाता की यही इच्छा है कि जिस कार्य को मैं करना चाहता हूं वह मेरे स्वतंत्र रहने की अपेक्षा कष्ट सहने से ही पूरा हो। तिलक को 6 साल की सजा के लिए काला पानी की सजा सुनाई गई। बंबई में हड़ताल हो गई और इस निर्णय के विरोध में हिंसात्मक घटनाएं घटी। जीवन में जैसे ठहराव आ गया। सिवाय उन प्रदर्शनकारियों के जो इस निर्णय के विरोध में काले झंडे लिए नारे लगा रहे थे, सड़कें सुनसान थी। हड़ताल चलती रही। तिलक की 6 साल की सजा के बदले बंबई में 6 दिन तक जीवन बिल्कुल रुक गया। 14 सितंबर 1908 को तिलक विदाई की जयकार और आंसुओं के बीच जहाज पर सवार। रंगून का किनारा नजर आ रहा था। तिलक जहाज से उतरने को तैयार हो रहे थे। अगले दिन वह मांडले पहुंचे। मांडले में उनकी कोठरी जेल के बाकी कमरों से दूर थी। यह उनके एकांत कारावास की ओर इशारा कर रही थी। जेल के उस छप्पर में तिलक ने भीषण सर्दी और झुलसाने वाली गर्मी सही। तिलक का अधिकतर समय पढ़ने में व्यतीत होता था। उन्होंने फ्रेंच, जर्मन और पाली भाषाएं सीखी। भगवत गीता में उन्हें हमेशा बहुत आकर्षित किया था। तिलक ने अपने विचारों को एकत्र कर उन्हें एक पुस्तक गीता रहस्य का रूप देने का निश्चय किया। सरल गद्य में लिखी यह पुस्तक गहन दर्शन को व्यक्त करती है। कर्म क्या है? उन्होंने यह प्रश्न उठाया और सही और गलत में उस अंतर्द्वंद को प्रस्तुत किया जो मानव विचारों को लंबे समय से परेशान कर रहा है। गीता की व्याख्या करते हुए तिलक ने लिखा है कि यह कर्म की बात करती है। ज्ञान और भक्ति दोनों जो मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं वे कर्म द्वारा ही प्रतिपादित होते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने की शिक्षा दी थी ताकि वह धर्म को कायम रखने में अपने कर्तव्य को निभा सके। इस तर्क की व्याख्या करने के लिए तिलक ने शेक्सपियर की रचनाओं, रोम के इतिहास, ग्रीक कथाओं और अन्य धर्मों की पुस्तकों से उदाहरण दिए। तिलक ने पूरी पांडुलिपि पेंसिल से लिखी और पेंसिल के आखिरी हिस्से तक का पूरा इस्तेमाल किया, क्योंकि उनको पेंसिलें बहुत कम दी जाती थी। उनको दिए जाने वाले कागज व पेंसिल को इस डर से गिना जाता था कि तिलक कहीं जेल से बाहर सूचनाएं न भेज दें। उन्होंने नवंबर 1910 को लिखना शुरू किया और अगले वर्ष मार्च में 900 पृष्ठ की पांडुलिपि लिखकर खत्म की। मांडले में रहते हुए उन्हें 7 जून सन 1912 को हुई अपनी पत्नी की मृत्यु का तार मिला। तिलक को गहरा आघात लगा। 40 वर्षों की सहचारिता का अंत हो गया था। उन्होंने अपने भतीजे को लिखा, तुम्हारे तार से बहुत बड़ा और गहरा धक्का लगा।
अपने दुर्भाग्य को मैं शांति से सहन करने का आदी हूं, पर इस घटना ने मुझे हिला दिया है। हमारे अंदर बसे विश्वास के अनुसार यह अवांछनीय नहीं है कि पत्नी पति के पहले मरे। मुझे सबसे अधिक दुख इस बात का है कि अंतिम समय में मैं उसके पास नहीं था। होनी बलवान थी। मेरे जीवन का एक अध्याय समाप्त हुआ और दूसरे अध्याय की समाप्ति में भी अब देर नहीं। उनकी अंतिम क्रिया ठीक से कर देना और उनकी अस्थियों को इलाहाबाद या किसी अन्य जगह जहां उन्होंने इच्छा की हो प्रवाहित कर देना। उनकी सारी अंतिम इच्छाओं का पालन करना। जहां तक उनकी चीजों और गहनों का संबंध है, उनकी सूची बनाकर मेरे रिहा होने तक ताले में बंद करके रख देना। मुझे यकीन है कि माथु और दुर्गी, उनकी पुत्रियां थीं, अभी वही होंगी। उन्हें राम भाऊ और बापू, उनके पुत्र राम भाऊ और बापू थे, को बहुत गहरा दुख हुआ होगा, विशेषकर जबकि मैं भी वहां नहीं हूं। मैं उनसे भी छोटा था जब मैं अनाथ हो गया था। दुर्भाग्य का सामना साहस के साथ करना चाहिए। सन 1914 में अपनी सजा खत्म होने तक तिलक जेल में 400 पुस्तकें संचित कर चुके थे। रंगून से वह SS मेयो जहाज पर वापस अपनी मातृभूमि के लिए रवाना हुए। उनकी वापसी पर उनका परिवार गीता रहस्य को प्रकाशित करना चाहता था। असफलता मिलने पर भी वे बराबर मांडले जेल के अधिकारियों को तिलक की पांडुलिपि लौटाने के लिए लिखते रहे, जिसे उन्होंने जब्त कर लिया था। किंतु तिलक शांत रहे। वह यह कहकर अपने दोस्तों को तसल्ली देते रहे कि ब्रिटिश सरकार लिखित पांडुलिपि को जब्त कर सकती है, किंतु उनके दिमाग से इसे हटा नहीं सकती। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वह दोबारा उन्हें लिख सकते हैं। कई महीनों के लगातार अनुरोध के बाद आखिरकार पांडुलिपि आ गई और वो प्रकाशित भी हुई। राष्ट्रीय आंदोलन का मोर्चा शांत था। आपने देखा होगा, हलचल मचाने के लिए सारे दल और गुटों को एकत्र करना आवश्यक था। तिलक ने अपने आप यह कार्य शुरू किया। उनकी सारी योजनाएं स्वराज के कार्य की प्रगति करने की ओर निर्देशित थी। होम रूल लीग के साथ तिलक सक्रिय राजनीति में कूद पड़े। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर होम रूल के केंद्र खोले। अशिक्षित जनता के लिए उन्होंने होम रूल लीग की व्याख्या ऐसे की: अपने देश में मुझे वही अधिकार प्राप्त होने चाहिए जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजों को प्राप्त है, अर्थात अपने देश का प्रबंध भारतीयों के हाथों में होना चाहिए। होम रूल लीग आंदोलन देश के चारों ओर फैल गया। दक्षिण में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का नेतृत्व संभाला। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हो उठा। इसमें जनसमूह के भाग लेने के कारण कांग्रेस को शक्ति मिल गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की स्थिति के बारे में देखते हैं दोस्तों। इस समय ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त था। इस आवश्यकता की घड़ी में कांग्रेस, तिलक और अन्य नेताओं ने ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया। इसके बदले में वे अधिक स्वतंत्रता और डोमिनियन स्टेट यानी कि औपनिवेशिक राज्य प्राप्त करने की आशा रखे हुए थे। भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड मॉन्टेग्यू को भारत का राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड को वायसराय नियुक्त किया एवं उन्हें भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर रिपोर्ट देने के लिए कहा। यद्यपि इस रिपोर्ट से सारे सपने टूट गए, युद्ध में दी गई सहायता का इनाम देने के बदले अधिक प्रतिबंध लगा दिए गए, राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित कर दिया गया और न्याय के अधिकार कम कर दिए गए। न्यायपालिका पक्षपाती हो गई, बिना किसी सही सुनवाई के सजा सुनाई जाने लगी और ऐसा कोई न्यायालय नहीं था जहां भारतीय अपील कर सके। एक बार फिर देश में असंतोष की लहर छा गई। तिलक ने ब्रिटिश संसद को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की कमियों के बारे में बताने के लिए इंग्लैंड जाने का निश्चय किया। इससे पहले कि उनकी योजना कार्यान्वित हो पाती, तिलक को एक मानहानि के मुकदमे में इंग्लैंड बुला लिया गया। यह मुकदमा उन्होंने समाचार पत्र वाले सर वैलेंटाइन शिरोल के विरुद्ध उनके टाइम्स में छपे निंदात्मक लेख के लिए दायर किया। तिलक मुकदमा हार गए। इसमें उनका काफी धन खर्च हो गया, लेकिन इस घटना से तिलक को प्रसिद्धि पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी हार से बिना डरे तिलक ब्रिटिश संसद और यूरोप के अन्य स्थानों पर अपने देश और देशवासियों की भलाई के बारे में बोलते रहे। उनकी वापसी पर उन्हें धन देने के लिए भारत में लोग पैसे एकत्र करने लगे। तिलक इंग्लैंड में थे तभी 13 अप्रैल 1919 में को हुए जलियांवाला हत्याकांड
कि विभत्स हत्याकांड से समस्त विश्व को आघात लगा। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया ने भारतीय जनता को ज्यादा दुखी कर दिया, क्योंकि जो पूरी जूरी इस मामले की जांच कर रही थी उसने इस निर्मम हत्याकांड का आदेश देने वाले जनरल डायर की निंदा नहीं की, बल्कि उसके कर्तव्य की भावना की उन्होंने प्रशंसा की। तिलक बहुत क्रोधित हुए, वह अपने देश लौट आए। अब तिलक बुढ़ापे की मुश्किलों को महसूस करने लगे थे। मधुमेह यानी कि डायबिटीज ने उनकी सेहत और भी खराब कर दी। तब भी वह सक्रिय राजनीति से नहीं हटे। राजनीतिक पटल पर गांधी जी असहयोग आंदोलन के अपने नए सुझाव के साथ उभरे, एक ऐसा प्रयास जो पहले ही दक्षिण अफ्रीका और बिहार के चंपारण में सफल हो चुका था। लोकमान्य ने इसे अपनी स्वीकृति दी। तिलक को बहुत बार ज्वर हो चुका था। 26 जुलाई को उनका ज्वर बिगड़ गया और 1 अगस्त सन 1920 को लोकमान्य तिलक ने अंतिम सांस ली। तिलक के लिए स्वराज मात्र एक शब्द नहीं था, बलिदान और संघर्ष द्वारा उन्होंने स्वतंत्रता का पथ अपनाया। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना उनका ध्येय था। अपनी सर्वोच्च निष्ठा के साथ उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की नींव रखी। इसके अतिरिक्त वह महान विद्वान, विचारक और दार्शनिक थे। गोखले जो राजनीति में उनके विरुद्ध खड़े हुए थे, तिलक के बारे में उन्होंने कहा था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अनेक बार ऐसा धैर्य और सहनशीलता और बहादुरी दिखाई हो। अपने संघर्ष के दौरान वह हारे और अपने अदम्य साहस द्वारा फिर उठ खड़े हुए। गांधी जी ने विशिष्ट रूप में कहा है, यह विश्वास करना कठिन है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होगी। वह देशवासियों के अभिन्न अंग थे। हमारे समय में किसी और व्यक्ति ने जन समुदाय को इतना प्रभावित नहीं किया जितना कि उन्होंने किया। अपने हजारों देशवासियों की निष्ठा कर उन्हें प्राप्त थी। वह असाधारण थे। वह निसंदेह लोगों के आदर्श थे। उनका एक शब्द लोगों के लिए कानून था। एक विशाल व्यक्ति नहीं रहा। शेर की आवाज मौन हो गई। अपने देशवासियों पर उनके नियंत्रण का क्या कारण था? मेरे ख्याल से उत्तर आसान है। उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना की धुन थी। देश के प्रति प्रेम और अतिरिक्त उनको कोई और धर्म मान्य नहीं था। वह पैदाइशी लोकतंत्रवादी थे। वह एक गहनता से बहुमत पर शासन करने की बात पर विश्वास करते थे, जिसने मुझे काफी डरा दिया था, पर वही उन्हें नियंत्रण की शक्ति देती थी। उनके पास लौह इच्छा शक्ति थी जिसे उन्होंने अपने देश के लिए इस्तेमाल किया। उनका जीवन खुली किताब था। उनकी पसंद साधारण थी। उनका निजी जीवन साफ सुथरा और निष्पाप था। जिन्होंने अपनी आश्चर्यजनक क्षमताएं देश को समर्पित की थी। कोई और व्यक्ति लोकमान्य तिलक जैसे सामंजस्य और आग्रह के साथ स्वराज्य के सिद्धांत को नहीं सिखा सकता। इसलिए उनके देशवासी निर्विवाद रूप से उन पर विश्वास करते थे। वह युगों तक आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाने जाएंगे। उनकी यादों को ऐसे व्यक्तित्व के रूप में आदर किया जाएगा जो उनके लिए जिया और उनके लिए ही अपने प्राण दे दिए। स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान उनके विचार और शब्द प्रेरणा देते रहे और स्वराज्य की सच्चाई बन गया। देश के प्रत्येक हिस्से में लोकमान्य तिलक की बुलंद आवाज लोगों के हृदय में गूंजती रहेगी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जय हिंद, जय भारत।